तो दोस्तों हम पॉलिटी में अध्ययनरत थे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, उसमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमने अध्ययन कर लिया था कि अनुच्छेद 25 में हमने जो धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई हैं उसकी संपूर्ण रूप से व्याख्या हमने कर ली थी। उसके पश्चात धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आगे हम बढ़ते हैं तो आता है अनुच्छेद कौन सा, 26। ठीक है, अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही अगला पार्ट आता है अनुच्छेद 26। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? तो इसमें कहा गया है लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए सभी धार्मिक संप्रदायों के अधिकार, सभी धार्मिक संप्रदायों के अधिकार, लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अनुरूप रहते हुए सभी धार्मिक संप्रदायों के कुछ अधिकार जिनके बारे में बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या अधिकार होंगे इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि पहला जो अधिकार है वो ये होगा, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार, यानी सभी धार्मिक संप्रदायों को जो अधिकार दिए गए हैं लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अनुरूप रहते हुए, उसमें पहला जो अधिकार आता है वो ये है कि सभी जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने की और उनका पोषण करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी या अधिकार होगा। उसके बाद में दूसरा आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता या प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा सभी धार्मिक संप्रदायों को, यानी धर्म से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड है जंगम और स्थावर, चल और अचल, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में जंगम और स्थावर संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, धर्म से जुड़ी हुई जो भी जंगम स्थावर संपत्ति उसके स्वामित्व का अधिकार सभी धार्मिक संप्रदायों को होगा। और उसके बाद में फोर्थ नंबर आता है संपत्ति के समुचित उपयोग करने का, संपत्ति का समुचित उपयोग करने का अधिकार। तो ये है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 दोस्तों। बड़ी आसान शब्दावली है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए सभी धार्मिक संप्रदायों के कुछ अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं? तो पहला अधिकार इसमें यह है कि सभी धार्मिक संप्रदायों को अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनका पोषण करने का अधिकार होगा। दूसरा है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधन का क्या होगा, अधिकार होगा। जंगम और स्थावर जो संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति धार्मिक संप्रदायों से जुड़ी हुई, उसके स्वामित्व का अधिकार होगा और संपत्ति का समुचित उपयोग करने का अधिकार होगा।
उसके बाद में अगला जो पार्ट आता है वो आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या बात है दोस्तों? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी करों के बारे में किस प्रकार की छूट रहेगी, किस प्रकार की स्वतंत्रता रहेगी। अगर किसी विशिष्ट धर्म के प्रयोजनों को बढ़ावा देना है तो उसके बारे में ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 से बात कहता है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27। तो इसमें ये भी कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की जो अभिवृद्धि है इसके लिए किसी व्यक्ति को करों के संदाय के बारे में, करों के संदाय को एकत्र करने में बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा करों के संदाय के लिए। जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक जो संस्था है उसकी अभिवृद्धि या पोषण में विनियोजित किए जाना सुनिश्चित हो, कि ऐसे कोई कर जबरदस्ती एकत्रित नहीं किए जाएंगे जिससे किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन होता हो, और उन करों से किसी धार्मिक जो संप्रदाय है उसका पोषण हो रहा हो, और उन करों को उस धार्मिक संप्रदाय के पोषण में व्यय कर किया जाना हो, तो उनके बारे में व्यवस्था करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में जो स्वतंत्रता है इसका प्रावधान करता है। तो इसकी थोड़ी सी भाषा और हम लिख लेते हैं कि किसी को ऐसे करों के संदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी करों के लिए, ऐसे किसी करों के संदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसे किसी करों के संदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी विशिष्ट धर्म, किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था, किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि एवं पोषण में व्यय किया जाना विनियोजित हो, यानी उससे जो एकत्रित किए गए कर हैं उनको किसी धर्म की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय किया जाना क्या हो, विनियोजित हो, यानी उसमें लगाया जाना निश्चित हो। तो ऐसे किसी करों के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जाएगा, ये बात कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27। और उसके पश्चात हम देख लेते हैं अगला जो है 28, उसके बारे में। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 ये कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता।
कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार या स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28। इसकी 3 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 3 धाराएं। ठीक है, 3 पॉइंट्स कह सकते हैं, 3 खंड कह सकते हैं, एक ही बात है। तो हम इनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 28(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 28(1) अनुच्छेद 28(1) क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये प्रावधान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28(1) कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में किसी भी प्रकार की धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 28(2) क्या कहता है? ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो किसी ट्रस्ट या कह सकते हैं विन्यास, किसी ट्रस्ट या विन्यास द्वारा स्थापित हुई है। ऐसी शिक्षण संस्थाएं या ऐसे शिक्षण संस्थान जो किसी ट्रस्ट या विन्यास के द्वारा स्थापित हैं और जिनका प्रशासन राज्य करता है। कहने का मतलब राज्य के दायरे के अंदर ही राज्य करता है, वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यानी ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो किसी ट्रस्ट या विन्यास के माध्यम से स्थापित हुई हैं और जिनका प्रशासन राज्य करता है, वहां राज्य धार्मिक शिक्षा देने से किसी भी प्रकार से उसको रोकेगा नहीं। वहां पर क्या दी जाएगी दोस्तों? धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, यानी धार्मिक शिक्षा का उपबंध करता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे गुरुकुल होता है, कोई वेद पाठशाला होती है। ठीक है, यहाँ वेदों की बारे में जानकारी दी जाती है। संस्कृत पाठशाला, संस्कृत ग्रंथों के बारे में यहाँ पर विद्या प्रदान की जाती है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। जबकि पहले वाले में कहा है कि जो ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा पोषित, यानी राज्य के द्वारा क्या करते हैं, सहायता प्राप्त करते हैं, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ शिक्षा संस्थाएं ऐसी हैं जिनका प्रशासन राज्य तो करता है, लेकिन वो किसी ट्रस्ट के माध्यम से या किसी विन्यास के माध्यम से स्थापित हुई हैं, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर ऐसे जो गुरुकुल होते हैं, वेद पाठशालाएं स्थापित की जाती हैं, संस्कृत पाठशालाएं होती हैं, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था होती है दोस्तों। और उसके बाद में अगला जो होता बच गया आपका अनुच्छेद 28(3). अनुच्छेद 28(3) इसमें क्या व्यवस्था है? तो इसमें ये कहा गया है, राज्य निधि से पोषित या राज्य से सहायता प्राप्त या राज्य से
सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। ये लीजिए दोस्तों, राज्य निधि से पोषित या राज्य से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको इस धार्मिक शिक्षा या उपासना में निश्चित रूप से उपस्थित होना है। जब तक उस व्यक्ति ने अपनी सहमति न दे दी हो तब तक वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति नागरिक अवयस्क है यानी नाबालिग है तो ये सहमति उसका अभिभावक देगा, उसके पश्चात ही वो धार्मिक उपासना में उपस्थित हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये उपबंध किए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) के अंतर्गत। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, थोड़ा कठिन है दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ जाएंगे आप, कोई विशेष बातें नहीं है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में उपबंध किया गया है। इसकी 3 धाराएं हैं, 3 खंड हैं। पहला आता है 28(1), राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा आता है ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो किसी ट्रस्ट या विन्यास के द्वारा स्थापित की गई हैं और जिनका प्रशासन राज्य करता है, वहाँ धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसे उदाहरण होते हैं गुरुकुल, वेद पाठशालाएं जैसे संस्कृत पाठशालाएं हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है दोस्तों, वहाँ किसी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं है। 28(3) में कहा गया है कि राज्य निधि से पोषित या राज्य से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जब तक, कहने का मतलब, व्यक्ति अपनी सहमति नहीं दे देता तब तक किसी व्यक्ति विशेष को धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति अवयस्क यानी नाबालिग है तो यह सहमति देने का कार्य उसका अभिभावक करेगा। ये था आपका भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है। चौथा हमने पढ़ा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसके बारे में विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है। ऐसी कोई, मेरी नज़र में कोई तथ्य रहा नहीं है जो हमने छोड़ा हो और जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त नहीं की हो। उसके बाद में अगला जो हमारा अधिकार आता है, मौलिक अधिकार नंबर 5 पर, यह आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है और इसका उल्लेख या उपबंध है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में ही उपबंध किया गया है शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बारे में। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, इसके बारे में उपबंध है और इनके माध्यम से, इन दोनों अनुच्छेदों के माध्यम से ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों
के हितों का संरक्षण, हितों का क्या किया गया है, संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है किसके माध्यम से, अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से, जो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार है। यहाँ शब्द आता है दोस्तों अल्पसंख्यक। अब आपको पता होना चाहिए अल्पसंख्यक जो शब्द है ये संविधान में कहीं भी उल्लेखित या परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक जो शब्द है कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में एक बार कहा था, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने अपने निर्णय में क्या कहा कि 50% से कम जनसंख्या वाले धार्मिक समुदाय क्या है, अल्पसंख्यक है। एक बार कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से कम जनसंख्या वाले धार्मिक समुदाय क्या हैं, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, जबकि अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद के माध्यम से परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक का जो निर्धारण है वो कौन करता है, तो ये केंद्र सरकार करती है दोस्तों। कौन करता है, केंद्र सरकार। और निर्धारण करने के पश्चात इसकी जो अधिसूचना है इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। इसकी अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक है। किसके बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में। निर्धारण केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति ऐसी अधिसूचना क्या करता है, जारी करता है, उन धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक श्रेणी में शामिल करता है। देखिए दोस्तों, इससे संबंधित एक बात और है। भारत बीजेपी के एक नेता हैं अश्वनी कुमार उपाध्याय। अश्वनी कुमार उपाध्याय बड़े नेता हैं बीजेपी के। अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2018 का मामला है। बनाम भारत संघ 2018। ये वकील भी हैं और बीजेपी के एक नेता भी हैं, ठीक है, बीजेपी नेता। और इसके अलावा कह सकते हैं वकील। इन्होंने 2018 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई, रिट लगाई, और रिट में ये कहा कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। हिंदू क्या हैं, अल्पसंख्यक। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उन्हें उन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। ये PIL दायर की किसने, अश्वनी कुमार उपाध्याय ने 2018 में। आपको पता है यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहले एक बार कह चुका है कि 50% से कम जनसंख्या वाले धार्मिक समुदाय किस श्रेणी में आते हैं, अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो यहाँ जब ये इस प्रकार की चुनौती दी गई, याचिका दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार, किसको पूछा, केंद्र सरकार को इसके बारे में पूछा। तो केंद्र सरकार ने फिर ये बात अपने अल्पसंख्यक आयोग को पूछी कि एक बार इसको परिभाषित कीजिए, इसका मतलब क्या है। अल्पसंख्यक आयोग
तुरंत प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये किसे, केंद्र सरकार के हवाले कर दिया कि तुरंत प्रभाव से अल्पसंख्यक को परिभाषित कीजिए आप लोग कि अल्पसंख्यक क्या है। केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए अपने आयोग के समक्ष इस बात को रखा कि अल्पसंख्यक आयोग का जो कार्य है वो क्या कार्य है। आपको पता है इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया है। आप अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने का कार्य कीजिए। तो दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने में क्या रहा, असफल रहा। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अश्विनी कुमार उपाध्याय की जो याचिका थी इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए क्या कहा, यह भी बात है फरवरी 2020 की, फरवरी 2020 की बात है, इसी वर्ष की याचिका खारिज की। और खारिज करने के पश्चात क्या कहा कि अल्पसंख्यक का निर्धारण, अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के आधार पर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता, ये भी हो सकता है। नहीं किया जा सकता। राज्य की जनसंख्या, अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये जो अल्पसंख्यक का निर्धारण होता है वो देश की जनसंख्या के आधार पर ही किया जा सकता है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में याचिका को खारिज करते हुए। तो यहाँ पर दो मामले हैं दोस्तों, दोनों ध्यान रखेंगे आप। एक तो डीएवी कॉलेज बनाम पंजाब राज्य 1971, पंजाब राज्य 1971। और एक आ गया आपका अश्विनी कुमार उपाध्याय, अश्विनी कुमार उपाध्याय, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। ये 2018 का निर्णय आया 2020 में। तो इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया कि अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर नहीं होकर देश की जनसंख्या के आधार पर होगा। ये लीजिए, अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर नहीं होकर देश की जनसंख्या के आधार पर होगा। ये निश्चित किया गया इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों अभी तक हमने इसकी केवल पृष्ठभूमि पढ़ी है, भारतीय संविधान के जो अल्पसंख्यक हैं उसके बारे में। अब हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 इसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 29 इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण,
हितों का संरक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और इसमें 2 पार्ट हैं। अनुच्छेद 29 एक क्या कहता है फिर? भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति। तो दोस्तों ये संस्कृति से संबंधित अधिकार है, ये ध्यान रखना आप। अनुच्छेद 29 का तात्पर्य किस अधिकार से है? संस्कृति का अधिकार, न कि शिक्षा का अधिकार, जबकि हमने लिखा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा वाला आएगा अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 29 में कौन सा है? संस्कृति का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। बनाए रखने का क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एक में। और उसके पश्चात साथ में हम देख लेते हैं अनुच्छेद 29 2 भी। इसमें क्या बात बताई गई है? अनुच्छेद 29 2 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक राज्य, या ऐसे देखिए, राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में, राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में किसी नागरिक को, किसी नागरिक को प्रवेश से केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा पोषित जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं कह सकते हैं, उनमें किसी नागरिक को प्रवेश से, यानी अंदर जाने से, शामिल होने से केवल कौन कौन से आधार हैं? धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा, या इनमें से किसी एक आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी ये जो आधार हैं, इन आधारों पर भारत में राज्य के अंतर्गत आने वाली, जो राज्य से सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा पोषित जो संस्थाएं हैं, उनमें प्रवेश करने से किसी भी नागरिक को रोका नहीं जाएगा। तो ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो संस्कृति के अधिकार से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद में अगला आता है आपका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का
अधिकार। अल्पसंख्यकों का क्या है? अधिकार। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का क्या होगा? अधिकार होगा। ये बात बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके हितों का संरक्षण किया गया है। यहाँ आ गया शिक्षा संस्थाओं की, तो शिक्षा से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 30, और इसके 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? 3 खंड। तो हम सभी को देख लेते हैं। अनुच्छेद 30 एक क्या कहता है? धर्म या भाषा आधारित, धर्म या भाषा आधारित, धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक, धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार होगा। करने का क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक है, धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार होगा, उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। स्थापना साथ में ये भी लिख लें, प्रशासन करने का क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप बातें ध्यान में रखेंगे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आती हैं। कोई विशेष बात नहीं है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 संस्कृति से संबंधित था, जिसमें 2 धाराएं थी, अनुच्छेद 29 1 और 2। 1 में क्या कहा गया? भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। 2 में राज्य निधि से पोषित या राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी भी नागरिक के साथ में 4 बातें आई थी, पर किसी भी नागरिक को प्रवेश से केवल धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। जबकि 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का क्या होगा? अधिकार होगा। इसके 3 खंड हैं। पहला आपके सामने आ गया, धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का क्या होगा? अधिकार होगा। कहने का मतलब यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा अल्पसंख्यक वर्गों के साथ में। अनुच्छेद 30(2) क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों को संपत्ति के अनिवार्य अर्जन अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में या प्रशासन करने में संपत्ति को अनिवार्य अर्जन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि ये हटा दिया गया है। संपत्ति के अनिवार्य अर्जन का अधिकार क्या कर दिया गया है दोस्तों? समाप्त कर दिया गया है। और ये समाप्त जब संपत्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों से हुई, तभी ये भी हो गया अपने आप ही 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, संविधान संशोधन 1978। ठीक है, और एक पार्ट और रह गया इसका, अनुच्छेद 30(3) के अंतर्गत। अनुच्छेद 30(3) के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों की जो शिक्षा संस्थाएं हैं, इनको राज्य वित्तीय सहायता, राज्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 30(3) के अंतर्गत क्या बताया गया है कि राज्य वित्तीय जो
अल्पसंख्यक वर्गों की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी उनके साथ किसी भी प्रकार की जो भी मतलब व्यवस्था उपलब्ध करवाने में या पोषण करने में जो भी राज्य के द्वारा बन पाएगा वो राज्य करेगा। इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि किसी शिक्षण संस्थान को राज्य अधिक मद उपलब्ध करवाता है, किसी को कम करवाता है, यानी ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। बराबर का अधिकार है अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का। कहाँ से? राज्य से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से तीनों पार्ट आप समझ गए होंगे। पहले पार्ट के अंतर्गत आपको पता है धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि से शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं उदाहरण, इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे इस्लाम में मकतब होता है प्राथमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मदरसे होते हैं। सिखों के क्या होते हैं? गुरुद्वारे, जहाँ पर आपको पता है इस प्रकार की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब अपनी रुचि से ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। होता है इस्लाम में मकतब और मदरसे स्थापित किए जाते हैं, मौलवी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है और मदरसों में उच्च शिक्षा प्राप्त की जाती है। गुरुद्वारों में जो विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यकों की बातें हो रही हैं यहाँ पर, और ये अल्पसंख्यक समुदाय ही हैं। ठीक है, RTE एक्ट जो हम बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, उसमें अल्पसंख्यकों को जैसे RTE एक्ट के माध्यम से दुर्बल वर्ग के कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके लिए 25% स्थान आरक्षित रखे गए हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं किसी सैनिक स्कूल में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि उनके लिए स्थान आरक्षित हों। केवल सामान्य जो स्कूल होते हैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अनुच्छेद 30 से संबंधित आपका संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो क्या होता है दोस्तों, पूर्ण होता है। उसके बाद में अगला आता है आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। इसको भी हम देख लेते हैं जब बीच में आ गया है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। ठीक है, अनुच्छेद 31 पहले था मूल संविधान में। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार के रूप में था। इसमें क्या? संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, इसकी व्यवस्था की गई। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा के सदस्य, महिला सदस्य थी एक बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल, इन्होंने कहा था ये जो संपत्ति का अधिकार है संविधान रूपी सुंदर चित्रण पर धब्बा है। संविधान रूपी सुंदर चित्रण पर क्या है? धब्बा। ठीक है, संविधान रूपी सुंदर चित्रण पर धब्बा बताया संपत्ति के अनिवार्य अर्जन या संपत्ति के अधिकार को बेगम अयाज रसूल ने। और इसके अलावा प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना, प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना, और इन्होंने संपत्ति के अधिकार को पूंजीवाद का मैग्ना कार्टा कहा था। और ये कब कहा? जब संविधान लगभग पूरा बन चुका था, 19 नवंबर 1949। ठीक है, पूंजीवाद का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी संपत्ति के अधिकार को सिब्बन लाल सक्सेना ने, और बेगम अयाज रसूल ने संविधान रूपी सुंदर चित्रण पर क्या बताया था? इसको धब्बा बताया था दोस्तों। संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के बारे में अनुच्छेद 31 में बात बताई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा। उसके बाद में भारतीय संविधान में आपको पता है दोस्तों फर्स्ट अमेंडमेंट यानी फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में।
पहला संविधान संशोधन 1951 में आपको पता है कि कुछ कानूनों को, भूमि सुधार कानून या उससे जुड़े हुए अन्य कानून भी हो सकते हैं, उन कानूनों को न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची निर्धारित की गई थी, बनाई गई थी, और उन कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसी दृष्टिकोण से फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया संविधान में, प्रथम संविधान संशोधन 1951, और इसके तहत अनुच्छेद 31 में क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 31A जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 31 में क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 31A जोड़ा गया, यानी नया ये प्रावधान किया गया 31A का, और इसमें क्या कहा गया? राज्य संपत्ति का लोकहित, राज्य संपत्ति को लोकहित तथा संपत्ति का समुचित प्रबंधन, संपत्ति का समुचित प्रबंधन करने के लिए अधिग्रहित कर सकेगा। अधिग्रहण कर सकेगा कहने का मतलब ये बात कही गई कि राज्य लोकहित के लिए विशेष बात है, और समुचित प्रबंधन करने के लिए संपत्ति को क्या कर सकता है? अधिग्रहित कर सकता है। और आपको पता है ऐसा किया भी गया है, फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, तो जितनी भी जो बड़ी भूमि के जो मालिक थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, उनकी संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया, गरीबों में वितरित करना उसको आरंभ कर दिया गया था। और उसके पश्चात ही तो इस मामले को चुनौती भी दी गई थी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। उससे पहले आपको पता है बिहार में भूमि सुधार कानून बनाए, कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, पटना हाई कोर्ट में इस मामले को दाखिल किया गया था। तो ये बात 31A में जोड़ेगी कि राज्य संपत्ति को लोकहित तथा समुचित प्रबंधन के लिए क्या कर सकेगा? अधिग्रहित कर सकेगा। और उसके पश्चात इसी के अनुरूप क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 31B जोड़ा गया, अनुच्छेद 31B जोड़ा गया। और इसमें क्या लिखा गया कि अनुच्छेद 31A में अगर कोई विधि बनाई जाती है, अनुच्छेद 31A में अगर कोई विधि बनाई जाती है तो अनुच्छेद 31A में अगर कोई विधि बनाई जाती है, अगर वह मौलिक अधिकारों से असंगत है, मौलिक अधिकारों से क्या है? असंगत, तो भी उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात वो कहने का मतलब शून्य नहीं होंगे। ये लीजिए, अनुच्छेद 31A में तो कह दिया कि राज्य संपत्ति को लोकहित और समुचित प्रबंधन करने की दृष्टि से अधिग्रहित कर सकेगा, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। बी में क्या जोड़ा गया कि अनुच्छेद A में अगर कोई विधि बनाई जाती है और वो विधि अगर मौलिक अधिकारों से असंगत है, किसी प्रकार से मेल नहीं खाती है, तो वो शून्य नहीं होगी, उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद में आपको पता है समय समय पर भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें भारतीय राजनीतिक नेता आगे से आगे
मतलब क्रमबद्ध रूप से शासन व्यवस्था को संभालते हुए बढ़े। जवाहरलाल जी नेहरू 1964 तक, 1966 तक, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी 66 से 77 तक, फिर इंदिरा गांधी आई, भारत में आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। तो उन्होंने जब 1969 में, कब की बात है, 1969 में, एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको किस प्रकार से आगे इसमें व्यवस्था हुई। 1969 में आपको पता है 14 बड़े बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण। 14 बड़े बैंकों का इन्होंने, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इस मामले को फिर चुनौती दी गई, किस मामले में, सबको पता है, रुस्तम कावस जी, रुस्तम कावस जी बनाम भारत संघ 1969। और इसमें फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, उस निर्णय में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, असंवैधानिक। राष्ट्रीयकरण को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, असंवैधानिक घोषित किया। 1969 में इंदिरा गांधी सत्ता में आई, 14 बड़े बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और आपको पता है इस मामले को रुस्तम कावसी ने चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में इसका जो निर्णय आया वो क्या आया कि 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो पूरी तरह से क्या है, असंवैधानिक है। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने इस निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के एससी के निर्णय के प्रभाव को, एससी के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु, समाप्त करने हेतु संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन क्या किया, संविधान संशोधन किया। और ये संविधान संशोधन कौन सा हुआ, 25वां संविधान संशोधन 1971। 25वां संविधान संशोधन 1971। 25वां संविधान संशोधन 1971 किया। और इसके माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। ठीक है, तो यहां जो निर्णय दिया गया, 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक घोषित किया। तो इस निर्णय को प्रभाव को समाप्त करने हेतु भारतीय संविधान में 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। और अनुच्छेद 31 में क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात, इसमें क्या निर्धारित किया गया कि कुछ नीति निदेशक तत्वों को डीपीएसपी कहा जाता है। कुछ नीति निदेशक तत्वों को यानी डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है, दी जा सकती है, ये निर्धारित कर दिया अनुच्छेद 31C के अंतर्गत। और उसके पश्चात जब आपको पता है भारतीय संविधान में एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद जो 31C है, इसमें क्या जोड़ा गया कि सारे जो नीति निदेशक तत्व हैं, सारे नीति निदेशक तत्व, सारे नीति निदेशक तत्वों को
मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। सारे नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर क्या की जा सकती है? प्राथमिकता दी जा सकती है। मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है, ये व्यवस्था कर दी गई 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अनुच्छेद 31C में ये बात भी जोड़ी गई, ठीक है। और उसके पश्चात इस मामले को चुनौती दी गई। इसको क्या किया गया दोस्तों? चुनौती दी गई। और चुनौती किस मामले में दी गई? तो ये भी पता है आपको, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के अंतर्गत इस मामले को चुनौती दी गई। और इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने एससी का क्या निर्णय आया? एससी का निर्णय यही आया कि ये जो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो बात जोड़ी गई, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कौन सी बात जोड़ी गई थी? कि सारे नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 31C में व्यवस्था की गई थी, जोड़ी गई जो व्यवस्था थी, इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। और क्या कहा? मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे की क्या हैं? पूरक हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ये भारतीय संविधान में सामंजस्य स्थापित करते हैं और ये दोनों के दोनों यानी फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी हैं, ये भारतीय संविधान की क्या माने जाते हैं? आधारभूत संरचना माने गए। किस मामले में? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले। ये था दोस्तों आपका पार्टीशन। किससे संबंधित था? अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार है उससे संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। और इसको आपको पता है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब? संपत्ति का अधिकार, इसको कब? संपत्ति का अधिकार इसको आपको पता है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया। मौलिक अधिकार श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटाकर क्या बनाया गया? विधिक अधिकार बनाया गया। और ये काम कब किया गया? ये काम हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के में इसको स्थान दिया गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और वर्तमान में क्या है दोस्तों? एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हमारा संविधान का अंतिम जो मौलिक अधिकार है वो बच गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज की
क्लास के लिए हम अपने विषय को यहीं पर विराम देते हैं।